नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दिल्ली के चुनाव नतीजे इंडिया गठबंधन पर क्या असर डालेंगे? क्या राहुल गांधी और केजरीवाल एक मंच पर आएंगे या इंडिया गठबंधन के आपस के तनाव, कटुता, एक दूसरे के जहर भरे शब्दों में इन दोनों नेताओं के बीच खाई बन जाएगी? अभय दुबे जी के साथ शो करता हूं। मैंने अभय दुबे जी से इन सवालों के बारे में पूछा और मैंने पूछा कि केजरीवाल की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत के मायने क्या हैं? कांग्रेस इस बीच में कहां खड़ी होती है? दलित और मुसलमान क्या कांग्रेस के साथ गए, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? बहुत रोचक बातचीत है, पूरी बातचीत सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। भारतीय जनता पार्टी आज दिल से खुश होगी, इतने सालों का बनवास खत्म हुआ है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराने में कामयाबी हासिल कर ली और सब जो हैं अपने गिले शिकवे भूल के अब सब एक हो गए हैं, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सुर में केजरीवाल को कोस रहे हैं कि केजरीवाल ने ये गलत किया, केजरीवाल ने वो गलत किया। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के कर्मों की सजा है जो बीजेपी को मिल गई, बीजेपी की जीत नहीं है ये। लेकिन इस पूरी केजरीवाल की हार पर और भारतीय जनता पार्टी की जीत को आप किस नजरिए से देखते हैं कि केजरीवाल की हार के कारण क्या रहे और भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण क्या रहे? हालांकि परसेंटेज में अगर देखा जाए तो बहुत अंतर नहीं है परसेंट में, और कांग्रेस की भी जो हम सोच रहे थे कि वोट बैंक दोगुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। इस पूरे दिल्ली के चुनाव में आपका नजरिया क्या है? संजय जी, मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को एक खास तरह की प्रयोगशाला बना रखा है। इसलिए दिल्ली चुनाव के इस नतीजों की व्याख्या आप केवल जो 1 डेढ़ महीना चुनावी मुहिम चली उसकी रोशनी में मत कीजिए। हम लोगों को कम से कम 2 ढाई साल पहले से दिल्ली का जो घटनाक्रम है उसको निगाह में रखे बिना इन चुनावों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। हमें अपने विश्लेषण की सुविधा के लिए हम लोग वहां से शुरुआत कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया जिसने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अफसरों की नियुक्तियों के और ट्रांसफरों के अधिकार सौंप दिए, और एलजी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा कि आप चुनी हुई सरकार की जगह नहीं ले सकते। आपको ध्यान होगा उसके बाद जो उपराज्यपाल महोदय हैं वो अपने बंगले में कैद हो गए थे। बंगले से बाहर निकलना भी उन्होंने बंद कर दिया था थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद केंद्र सरकार पहले तो चुप रही, फिर उसने अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश जारी करके उसको फिर कानून बनाया और इस तरीके से संविधान पीठ के उस फैसले को पलट दिया। और एक बार फिर अफसरों की अफसरों के तबादले और नियुक्तियों के अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिए गए। इससे इससे हुआ ये कि दिल्ली में एक चपरासी की नियुक्ति करने या उसका तबादला करने का अधिकार आम आदमी पार्टी की सरकार से छिन गया। परिणाम स्वरूप सरकार पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो गई और एक एंटी इनकम्बेंसी की प्रक्रिया शुरू हुई जो कि उससे पहले नहीं दिखाई पड़ रही थी। वो एंटी इनकम्बेंसी भी विचित्र तरह की थी। लोगों को लग रहा था कि दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें यह भी लग रहा था कि इस सरकार को जिताने से फायदा क्या है बहुत से लोगों को, इसको तो अंततः काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर ये सरकार जीत गई तो केंद्र में तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार हट जाती तो अलग बात थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी गठजोड़ सरकार के रूप में ये सरकार बनी रही। तो आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जिस एंटी इनकम्बेंसी की शुरुआत हुई उसका कोई तोड़ कोई अरविंद केजरीवाल या उनके साथियों के पास नहीं था। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो बहुत से काम नहीं कर पाए। लोगों को लगा ये सरकार तो काम ही नहीं कर पाती है, इस सरकार के हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या थी जो मैं समझता हूं पहला कारण है इस अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने का। दूसरा कारण है, और तीसरा कारण चुनाव मुहिम के दौरान घटित हुआ। देखिए, जो दिल्ली में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं, केंद्र सरकारी दिल्ली के अंदर है, वो सब लोग बहुत नाराज थे बीजेपी से। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी उनके खिलाफ वोट दिए थे। हम लोग चर्चा कर चुके हैं 4 पीएम के मंच पर कि आरके पुरम एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है, दिल्ली कैंट एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है, नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। तो
जो बीच में 8वां वेतन आयोग लेके आई केंद्र सरकार, उसके कारण जितने भी कर्मचारी उससे प्रभावित हुए, सरकारी, चाहे दिल्ली सरकार के कर्मचारी हों, शिक्षक हों, कोई भी हों, वो सारे के सारे उससे प्रभावित हुए। जो पेंशन याफ्ता लोग थे, वो भी उससे प्रभावित हुए और डीजीपी के प्रति उनकी नाराजगी थी, वो काफी कम हुई। उसके बाद 1 फरवरी को इनकम टैक्स में एक ऐतिहासिक राहत दी गई। तो उससे क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार के बाहर के कर्मचारी थे, नौकरी पेशा लोग, वो भी उससे प्रभावित हुए। वो भी दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा केंद्र सरकार के 3 बड़े हस्तक्षेप हुए इस चुनाव में। पहला हस्तक्षेप हुआ जब उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार से नियुक्तियों का और तबादलों का अधिकार छीन लिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। दूसरा हस्तक्षेप हुआ 8वें वेतन आयोग के रूप में और तीसरा हस्तक्षेप हुआ इनकम टैक्स की रिलीफ के, इनकम टैक्स की राहत के रूप में। इससे सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मध्य वर्ग का हिस्सा था, मध्य वर्ग का खुशहाल हिस्सा था, यानी जो लोग 50,000 रुपए से, मोटे तौर पे समझने के लिए कह रहा हूं, जो 50,000 रुपए महीने से ऊपर कमाते थे, 70,000 जिनकी तनख्वाह थी, इनकी 1 लाख तनख्वाह थी, ऐसे लोग दिल्ली में बहुत हैं। तो उन लोगों ने एक तो ये सोचना शुरू किया कि भाई इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है, ये वोट, अगर हम ये वोट दे भी देंगे, सरकार इनकी बन भी जाएगी, तो ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। दूसरा कि बीजेपी के प्रति उनकी नाराजगी भी कम हुई क्योंकि 8वां वेतन आयोग आ गया। और तीसरा, इनकम टैक्स में बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ हुई। इससे क्या हुआ कि वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने के बावजूद विधानसभा में इनके पास चला आता था, वो रुक गया, इनके पास लौट के नहीं आया। जो आम आदमी पार्टी के वोटों में जो गिरावट हुई है, मतलब जो है, उस गिरावट में बड़ा हाथ जो है वो इस मध्य वर्ग के वोटरों का है, ऐसी मेरी मान्यता है। पहली बात। दूसरी बात, 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसमें कुछ ना कुछ नाराजगी बनती है, उससे आपको मोटे तौर पे हर क्षेत्र में आपका कुछ ना कुछ वोट कम होता है, मामूली किस्म का, जिसको देखा और समझा नहीं आ सकता, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो वोट कम होता है। लेकिन ये एक बड़ी गिरावट जो है वो मध्यवर्गीय वोटरों के तौर पर हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस इस वक्त बहुत खुश होगी, टीवी बड़ी समीक्षाएं चल रही हैं, कांग्रेस इस वक्त बहुत खुश होगी, उसने अपने लक्ष्य की प्राप्त कर ली है, वो हर कीमत में आम आदमी पार्टी को हराना चाहती थी। लेकिन इस खुशी का कोई एम्पेरिकल, कोई आंकड़ागत प्रमाण डेटा में नहीं दिखाई पड़ता। भाई कांग्रेस को 4.25% वोट मिले थे पिछली बार। 4 साढ़े 4 बजे तक चुनाव आयोग के जो आंकड़े थे उसमें कांग्रेस के वोट 6.39% थे, यानी 2% या उससे कुछ ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले। अच्छा, ये जो गणित है ना कि भाई आम आदमी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवार और बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार के बीच का अंतर आप खोज निकालिए और कहिए कि कांग्रेस को उतने या उससे ज्यादा वोट मिले। ये इस पूर्व धारणा पे आधारित है कि भाई अगर कांग्रेस ना होती या आम आदमी पार्टी साथ अलायंस में होती तो ये सारे के सारे वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ पड़ते। इसका कोई आधार नहीं है इस तरह की बातों का। देखना ये चाहिए कि उस निर्वाचन क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने कुल कितने वोट खोए, पिछली बार उसे कितने वोट मिले थे, इस बार कितने वोट, बड़े पैमाने पर वोटों में गिरावट हुई। और वो जो गिरावट हुई वो भारतीय जनता पार्टी की, उस हिसाब से वोट बढ़ गए। ये चीज देखनी चाहिए। कांग्रेस ने इतने उम्मीदवार खड़े किए, कांग्रेस का केवल एक उम्मीदवार है जो मेरी निगाह में दूसरे नंबर पर आया है कस्तूरबा नगर निर्वाचन क्षेत्र में। वो एक पार्षद हैं वहां पे, अभिषेक नाम के, वो वहां लोकप्रिय थे, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। वरना कहीं कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पर भी नहीं आया। तीसरा, कांग्रेस के बड़े बड़े उम्मीदवारों को वोट कितने मिले? किसी को 3,000 वोट मिले, किसी को 2,000 वोट मिले, किसी को 6,000 वोट मिले। बड़े बड़े नाम जो थे उनको कितने वोट मिले वहां? ये तो लोगों की स्थिति है कांग्रेसियों की। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को मिले हुए वोट दिल्ली के चुनाव नतीजों को प्रभावित करने में कामयाब हुए हैं। ये बिल्कुल अपने कांग्रेस को अपनी पीठ अपने हाथ से ठोकनी है, इसलिए वो पीठ ठोक रहे हैं। अपनी जो नीति उन्होंने अपनाई उस नीति को जायज ठहराने के लिए इस प्रकार की पीठ ठोकी जा रही है। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस को मिले वोटों से इस चुनाव के नतीजों पर कोई असर पड़ा है। अब आइए आम आदमी पार्टी के वोटों के ऊपर। जब मैं 4 बजे तक के नतीजों की बात बता रहा हूं, 4 बजे तक आम आदमी पार्टी को 43.62% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक
45.88% वोट मिले थे, यानी कुल मिलाकर 2.26% वोटों का दोनों के बीच में अंतर था। आप देख सकते हैं कि चुनावी लड़ाई कितनी नजदीकी थी, बावजूद इसके कि तरह तरह के केंद्र सरकार के हस्तक्षेपों के, जिनका 3 के जिक्र भी हमने आपके सामने किया, हस्तक्षेपों के कारण आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत दबाव था, उसके नेतृत्व के ऊपर बहुत दबाव था। अब नई दिल्ली है, नई दिल्ली तो बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों का गढ़ है, पूरा का पूरा नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र सरकारी कर्मचारियों का गढ़ है। तो उसमें अरविंद केजरीवाल को बहुत दिक्कत आई वहां चुनाव लड़ने में, और कुल वो 3000 वोटों से चुनाव हारे हैं अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया जो है वो जंगपुरा में केवल 600 वोटों से चुनाव हारे हैं। अच्छा, अब आप इस वक्त देखिए आम आदमी पार्टी की इस पर स्थिति। आप आम आदमी पार्टी की ये जो पराजय हुई है, इस पराजय की तुलना मैं आम आदमी पार्टी की सरकार की कमियों का बचाव नहीं कर रहा हूं। 10 साल में बहुत एंटी इनकमेंसी जमा हो ही जाती है। मैं कह भी चुका हूं भाई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कोई पीएमएलए के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं था, वो जेल भी नहीं गए थे, जमानत भी नहीं छूटे थे, फिर भी तो उन्होंने बहुमत खो दिया ना अपना। जबकि सारी सत्ता उनके पास थी, सारी ताकत उनके पास थी, वो बहुमत नहीं बचा पाई। तो अब आप ये देखिए कि आप जो भाजपा की पिछली 2 चुनाव में पराजय हुई थी, उसकी तुलना इस जीत से कीजिए आप। कहीं नहीं टिकता कुछ भी। वहां भाजपा बिल्कुल गेम से बाहर थी, लड़ाई से बाहर थी। हाँ, एक बार तो 3 सीटें आई थी, 3 सीटें, एक बार तो 3 ही सीटें आई थी केवल। हाँ, 2015 में भी लड़ाई से बाहर थी और 2020 में भी भाजपा लड़ाई से बाहर थी। आम आदमी पार्टी चुनाव जरूर हार गई है, लेकिन हम देखें ना उसके पास बचा क्या चुनाव हारने के बावजूद। वो गेम से बाहर नहीं है। उसके पास 22 या 23 एमएलए हैं। उसके पास 43.5% से ज्यादा वोट है। उसके पास एनडीएमसी की बागडोर है, नई दिल्ली महानगर पालिका का प्रशासन उसके हाथ में है। उसके पास पंजाब में भी एक बड़े प्रदेश में सरकार भी है पंजाब में उसमें। तो आम आदमी पार्टी के पास अगले 5 साल में विपक्ष की राजनीति करने लायक पर्याप्त रूप से सामग्री और ताकत है। उसकी जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थी, यानी जो मुख्यमंत्री थी आतिशी, वो भी चुनाव जीत गई हैं। गोपाल राय भी चुनाव जीत गए हैं, उनके पास 2 बड़े नेता भी उनके चुनाव जीत गए हैं। उनके पास नेतृत्व, संसद विधानसभा में विधायक दल का नेतृत्व करने लायक शक्तियां भी उनके पास हैं। तो अच्छा, इसलिए आप दलित सीटों को तो आप देखिए, दलित सीटों में 4 बीजेपी जीती है, बाकी सब आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। कांग्रेस वहां भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। मुस्तफाबाद को छोड़ के कोई मुसलमान प्रधान सीट जो थी उस पर भारतीय जनता पार्टी उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो अभी भी गरीब आदमियों के वोट कमोवेश उनके पास रहे हैं। मुसलमानों के वोटों का बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के पास गया है, दलितों के वोटों का बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के पास गया है। ये बात सही है जो मैंने कहा ना कि जो इनकम का जो पिरामिड है, अगर आप मान के चलें कि 5 फुट ऊंचा है इनकम का पिरामिड, तो 2.5 फुट से 2.5 फुट बीच में हुआ, 2.5 फुट से नीचे और 2.5 फुट से ऊपर है बहुत थोड़े लोग, नीचे हैं ज्यादा लोग हैं। तो उन ज्यादा लोगों में जहां आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व था, वहां पर आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व कमोवेश कायम रहा है। लेकिन ऊपर के जितने वोट आम आदमी पार्टी को मिलते थे वो उसको नहीं मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 38% वोट प्राप्त हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 38% वोट प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में उसके 8% से कुछ कम वोट बढ़े। अच्छा, आपको लगता क्या कि केजरीवाल की हार का मुख्य कारण क्या रहे? क्या चीजें ऐसी थी जो नुकसान पहुंचा गई केजरीवाल को? देखिए, एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, वो तो है ही समस्या, सभी पार्टियों के साथ होती है। लेकिन यहां दिल्ली के चुनाव में वो 3 प्रमुख कारण मैं मानता हूं। अगर ये 3 प्रमुख कारण नहीं होते तो आम आदमी पार्टी फिर भी एक सामान्य बहुमत तो 40 42 सीटों वाला बहुमत तो प्राप्त कर ही लेती। एक तो वही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ पैर बंध गए, वो कुछ नहीं कर पाई। इससे उसके खिलाफ एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी शुरू हुई जिसका कोई जवाब नहीं था केजरीवाल के पास। देखिए, मैंने इस बात का भी अध्ययन किया है कि पार्टियां जो हैं एंटी इनकम्बेंसी लड़ती हैं,
लेकिन ये एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी थी, इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि लोग ये पूछते थे कि भाई आपको हम वोट दे देंगे तो क्या होगा, काम तो आप अभी अभी नहीं कर पाए, आप फिर भी नहीं कर पाएंगे। नहीं यानी कर अब पाए। आम आदमी पार्टी वाले कहते थे नहीं नहीं हम काम करेंगे, तो कैसे काम करोगे, अभी तो आपको काम करने नहीं दिया गया, अब आप फिर कैसे काम करेंगे। तो ये एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी थी जो कि जिससे आम आदमी पार्टी लाजवाब हो गई। कोई चारा बचा नहीं इसके पास। हाँ, कोई चारा उसके पास बचा नहीं। तो एक तो ये बहुत जमा, और वो एक 6 महीने पुरानी नहीं थी, जो 2.5 साल पुरानी एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां से ये मामला चलता चला आया और काफी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो गई। उसके बाद में 2 और आर्थिक रियायतें इतने बड़े पैमाने पर उनकी संभावना दिखी वेतन आयोग के रूप में, और सीधे-सीधे आर्थिक रियायतें दे दी गई इनकम टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स रिलीफ के रूप में। उससे मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आम आदमी पार्टी को वोट दे सकता था, उसने उनको वोट नहीं दिया। ये चीजें जो हैं आम आदमी पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुई, ऐसा मैं मानता हूं। और अरविंद केजरीवाल ने सितंबर के महीने से ही आम आदमी पार्टी ने वहां बड़े नियोजित तरीके से चुनावी मुहिम चलानी शुरू कर दी थी। अगर वो इतनी मेहनत नहीं करते, इतना प्रयास नहीं करते, तो और भी ज्यादा बुरी तरह हारते। अच्छा, ये जो आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, शराब के, शीश महल के, ये कितना बड़ा वजह बनी हार की, क्योंकि बीजेपी समर्थित लोग इसी को हार बता रहे हैं। देखिए जिन 43.23% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिए, 43-44% लोगों ने, उन्होंने तो आरोपों में विश्वास नहीं किया। हाँ, तभी वोट दिया। भाई दिल्ली में अगर 100 वोट पड़ा है, 100 में 44 वोट तो आम आदमी पार्टी को मिला है, आधे से थोड़ा कम। तो उसने तो नहीं विश्वास किया ना आरोपों के ऊपर। मेरा कहना यह है कि ये आरोप जो मध्यवर्गीय जनता है, यानी नौकरी पेशा लोग हैं, उन तक लगातार प्रचार हुआ है, वो आरोप पहुंचे भी होंगे, उन आरोपों को दिमाग में लोगों के सवाल भी उठे होंगे, इन चीजों का असर पड़ता है। लेकिन क्या इन चीजों का निर्णायक असर पड़ा है, क्या इसकी वजह से वोट चुनाव हारे हैं, ये एक इशू है, इस पर सोचना चाहिए। ये तो संभव है कि 2-2.5 साल तक एक प्रचार हुआ है, बहुत बड़े प्रचार तंत्र ने प्रचार किया है, बड़ी ताकत के साथ इसका प्रचार किया गया है, जेलों में डाला गया, जमानतें नहीं हुई, भ्रष्ट हैं, ये सब कहा गया। आज तक साबित कुछ नहीं किया जा पाया, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एक पब्लिक ट्रायल तो हुआ ही सब लोगों का। मुसीबत तो सिर पे पड़ी। हाँ, तो उसका कुछ ना कुछ तो असर हुआ ही होगा, लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा। अबे जी, मुसलमान और दलित कांग्रेस की तरफ जितने जाने की उम्मीद थी, क्या उतने गए? और नहीं गए तो कारण क्या बिल्कुल नहीं रहा? गए, कहाँ गए? बिल्कुल नहीं गए, कहाँ गए? 1-2 जगह आप देख सकते, आप देखिए आप कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस के एक नेता खड़े हुए थे, फरहाद सूरी। उनके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट काटेंगे, उनका मुसलमानों का वोट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर काटेंगे। अब फरहाद सूरी ने 7,000 करीब वोट काटे मनीष सिसोदिया के। ये बात सही है, लेकिन अब आप देखिए कि मनीष सिसोदिया को करीब 34-35,000 वोट मिले और मारवा को 600 वोटों से चुनाव हार गए। तो अगर आप इस प्रकार की गणित निकालेंगे तो ये बहुत ही बचकानी किस्म की गणित है। ये आपको 1-2 निर्वाचन क्षेत्रों में ये गणित काफी प्रभावी भी दिखाई लग सकती है, लेकिन कुल मिलाकर जब आप एक पूरे परिदृश्य पे, बड़ी तस्वीर पे नजर डालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की वजह से कांग्रेस ने कोई दलित या मुसलमान वोट बहुत बड़े पैमाने पर नहीं काटे। थोड़े-थोड़े काटे हैं सब जगह, ये बात सही है। लेकिन अगर दूसरे बड़े कारण नहीं होते, ये बड़ा कारण नहीं है हार का, दूसरे बड़े कारण नहीं होते तो ये कारण किसी काम का नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, जो कटुता आ गई है केजरीवाल के और कांग्रेस के बीच में, क्या लगता है इंडिया गठबंधन में अब दोनों रह पाएंगे, या तो कांग्रेस और केजरीवाल, या केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक साथ देखिए, रह पाएंगे? इंडिया गठबंधन की दिल्ली के चुनाव के बाद की राजनीति का एजेंडा तो राहुल गांधी ने सेट कर दिया है। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक तरफ उनकी सुप्रिया सुले बैठी थी, दूसरी तरफ संजय राउत बैठे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सेट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन अब चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए मिलजुल कर सब लोग संघर्ष करेंगे। और ये एक ऐसा मुद्दा है
इसमें कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेगा, सब लोग इस समस्या के शिकार हैं। भाई चुनाव आयोग को शिकायत मिलती है, चुनाव आयोग उसकी कोई कार्रवाई नहीं करता। आम आदमी भाजपा के खिलाफ जो पार्टी चुनाव लड़ रही होती है उसके खिलाफ शिकायत करो, चुनाव आयोग फौरन सक्रिय हो जाता है। अच्छा, ये तो आपको उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल फिर एक मंच पर दिखाई देंगे बिहार क्यों चुनाव से नहीं, पहले? बिल्कुल उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। आप देखिएगा, आप खुद ही देखेंगे क्या बात। अभी तो हम दोनों आगे बहुत प्रोग्राम हम लोगों के साथ साथ कर रहे हैं, आप खुद देखिएगा ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा देखिए, ये एकता जो होती है जरूरत के आधार पे होती है। एकता इसलिए नहीं होती है कि राहुल गांधी को केजरीवाल बहुत सुंदर लगते हैं और केजरीवाल को राहुल गांधी बहुत खूबसूरत लगते हैं, इस आधार पे एकता नहीं होती है। ये कोई व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, ये राजनीतिक आवश्यकताओं के तहत के दबाव में होने वाली एकता है। अगर इन सबको भाजपा के साथ चुनाव लड़ना है और चुनाव आयोग को मजबूर करना है कि सबको वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे, तो इन लोगों को एकताबद्ध होकर इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा पूरे मसले के अंदर। कल राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाया, वो इल्जामों को ध्यान से देखिए आप। भाई राहुल गांधी कहना यह है कि 5 साल में जितने वोट बढ़े उससे ज्यादा वोट महाराष्ट्र में जो है वो 5 महीने में बढ़ गए। दिल्ली में 18 दिन के अंदर 84-85 लाख वोट बढ़ गए। हाँ, ये आरोप तो है ही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात दिल्ली के नतीजों के बाद और आई कि भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कहने लगे कि ये मोदी की जीत है, मोदी की जीत है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो संघ ने भी अपनी बताई थी कि संघ की जीत है, संघ ने बड़ा काम किया। लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद फिर संघ गायब हो गया, फिर मोदी 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 होने लगा। नहीं तो क्या नहीं, सच? संघ गायब नहीं हुआ है। देखिए, दिल्ली के चुनाव के वोट पड़ चुके थे, उसके बाद ही अखबारों में संघ की तरफ से कुछ पत्रकारों के जरिए बड़ी बड़ी खबरें छपी, जिसमें बताया गया कि संघ ने एक पंच परिवर्तन की मुहिम चलाई। संघ ने कितनी हजार रणनीतिक बैठकें की, संघ के स्वयंसेवक किन किन इलाकों में, झुग्गी झोपड़ी इलाकों में लगे रहे, लगातार लोगों के घरों में गए, बैठकों में बैठ बैठ के उन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगे और पंच परिवर्तन का एक नारा दिया संघ ने। तो संघ इस चुनाव में, और ये टीवी पे भी बात कही जा रही है, ऐसी बात नहीं है। मतलब मोदी जी का गुणगान तो होगा ही होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन संघ जितना श्रेय दिल्ली चुनाव की जीत का लेना चाहता है, उतना श्रेय लेने की कार्रवाई उसने चुनाव नतीजे आने से पहले ही शुरू कर दी। अच्छा, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह मोदी कमजोर दिखाई दिए, परेशान दिखाई दिए, अब क्या लगता है कि ये जो नतीजे दिल्ली वाले आए हैं, इसको मोदी को एक नई ऊर्जा मिलेगी बिहार के चुनाव में फिर खेल? अगर आप लगातार चुनाव नहीं हारेंगे, और आप देखिए एक पैटर्न है, महाराष्ट्र में भी वही चीज है, हरियाणा में भी वही चीज है, दिल्ली में भी वही चीज है। जब चुनाव मुहिम शुरू होती है तो भाजपा पीछे दिखाई पड़ती है। कहीं ज्यादा कहीं कम। हरियाणा में बहुत ज्यादा पीछे दिखाई पड़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी जो महाविकास आघाड़ी है वो महायुति से आगे ही था, कोई नहीं कह रहा था कि वो पीछे है। तो फिर, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी लगातार लीड में बताई जा रही थी। तो तीनों जगहों पर भाजपा पीछे रहती है, लेकिन चुनाव के एक हफ्ते पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले वो आगे निकल जाती है और चुनाव जीत जाती है। ये तीनों जगहों में पैटर्न है। ये जादू क्या, ये क्या जादू है? हाँ, तो अब ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को डिकोड करना विपक्ष का काम है। आप कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी ने ढीला ढाला चुनाव लड़ा, आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस ने ढीला ढाला चुनाव लड़ा, दिल्ली में आप नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ने ढीला ढाला चुनाव लड़ा। हाँ, बहुत मजबूत चुनाव बीजेपी लड़ा। वाले भी मानते हैं कि बड़ा जोरदार चुनाव लड़ा उन्होंने, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा। एक बात भी उन्होंने कहीं बीजेपी को हर बात में जवाब दिया, हर बात में एजेंडा सेट किया, सब लगातार लगे रहे मतलब। तो ये दिल्ली के अंदर ये आप नहीं कह सकते इस बात को। लेकिन इसके बावजूद हुआ वही जो हरियाणा में हुआ था, हुआ वही जो महाराष्ट्र में हुआ था। तो इसको डिकोड तो करना होगा ना विपक्ष के नेताओं को बैठकर। अगर विपक्ष के नेता इस चीज को डिकोड नहीं करेंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर एक पार्टी लगातार चुनाव जीतेगी, कमजोर हालत से निकल के चुनाव जीतेगी, जाहिर है उसके नेतृत्व की प्रतिष्ठा तो कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो होगी ही होगी, उसके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा। तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली के नतीजों से कुछ पंजाब की सरकार को भी खतरा पैदा होगा? नहीं नहीं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए कोई नुकसानदायक स्थिति बना सके।
वहां पे एक तो भाजपा आम आदमी पार्टी के पास बहुत बड़ा बहुमत है, छोटा मोटा बहुमत नहीं है पंजाब में। दूसरे पंजाब की जो दो बड़ी पार्टियां हैं उनमें से एक है अकाली दल। अकाली दल की स्थिति बहुत खस्ता है इस वक्त, उसका नेतृत्व बहुत बुरी हालत में है, और वो तो पंथिक नेतृत्व ने उनके ऊपर दबाव डाल के इस्तीफे भी ले लिए हैं सुखबीर सिंह बादल से। इधर कांग्रेस जो है उसने लोकसभा चुनाव में दिखाया है कि उसका समर्थन आधार अभी बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस के पास अमरिंदर सिंह के चले जाने के बाद में कोई नेता नहीं है वहां पर, है कि नहीं? तो वो अब पंजाब में अभी मुझे लगता है भगवंत मान की सरकार फिलहाल जो है बहुत कोई खराब परेशानी की स्थिति में नहीं है। आगे क्या होगा भविष्य में कोई नहीं कह सकता, लेकिन अभी तुरंत ये है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति कमजोर हुई है, आम आदमी पार्टी में भी कमजोर हुई है, विपक्ष की राजनीति में भी कमजोर हुई है। वो अपना चुनाव हार गए हैं, दिल्ली जो उनका लॉन्चिंग पैड था वो उनके हाथ से निकल गया है। तो ऐसी हालत में वो कैसे अब आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, अगर उनकी उनकी चुनावी रणनीति और उनके नेतृत्व शैली के ऊपर कोई भीतर से सवाल उठता है, तो उस सवाल का जवाब वो कैसे देंगे? पार्टी में जो हार के बाद हमेशा कुछ असंतोष का स्वर उठता है, उस असंतोष के स्वर को कैसे निपटेंगे उससे, ये सब देखने वाली बात है। बिल्कुल ठीक बात है, आने वाले कुछ दिनों पे बहुत निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने बातचीत करी। ये थे अभय दुबे जी और पूरी बातचीत आपने सुनी। एक कांग्रेस की रणनीति में केजरीवाल फिट होंगे नहीं होंगे, ये हर कोई जानना चाहता है। कुछ ही दिनों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आपको क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।